प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। अब तक पिछले व्याख्यानों में हमने निबंध के बारे में जो विभिन्न विद्वानों ने, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो चाहे वो भारतीय विद्वान हो, उन्होंने जो परिभाषाएं दी है उन परिभाषाओं का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ हमने मोंटेन द्वारा निबंधों के बारे में दिए गए अपने विचारों के आधार पर हमने ऐसे का एक स्वरूप समझने की कोशिश की थी, और इन सब के कारण से निबंधों की कुछ विशेषताएं निकल करके हमारे सामने आई। आज हम इस व्याख्यान में निबंधों की उन विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे भी। उसका फायदा क्या होगा कि जिस स्वरूप के बारे में हमने पहले चर्चा की है और एक धुंधली सी तस्वीर हमारे सामने आई है, वो तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। तो वही तस्वीर हमें साफ करनी है निबंध के बारे में कि निबंध की विशेषताएं कौन सी होती है और निबंध का स्वरूप क्या हो सकता है। पहली जो विशेषता इन परिभाषाओं के माध्यम से या विद्वानों के विचारों के माध्यम से हमारे सामने निकल करके आती है, उसमें वो है निबंध एक अपेक्षाकृत छोटी, निबंध एक अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वतःपूर्ण गद्य रचना होती है। छोटी लेकिन स्वतःपूर्ण गद्य रचना होती है, जिसे सरलता से पढ़ा और समझा जा सकता है। पहली विशेषता क्या निकल करके आती है कि निबंध एक छोटी रचना है, लेकिन छोटी होने के बावजूद अपने आप में एक पूर्ण रचना है। और वो पूर्ण भी किस विधा में है? गद्य विधा में। और अगली और विशेषता जो इसी विशेषता के साथ जोड़कर बताई गई है वो है इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है और सरलता से समझा जा सकता है। तो ये हुई इसकी पहली विशेषता। इस एक विशेषता में भी कई विशेषता होगी, जैसे छोटा आकार, स्वतःपूर्ण रचना, गद्य रचना, सरल रचना, जिसे कि बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसकी दूसरी जो विशेषताएं हमारे सामने उन विद्वानों ने रखी है या हम उनकी परिभाषाओं के, उनके विचारों के माध्यम से जान सकते हैं, वो है कि निबंध में किसी सिद्धांत विशेष का परिचय देने की अपेक्षा, कोई विशेष सिद्धांत विशेष का परिचय देने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बल्कि उसकी बजाय या उसकी अपेक्षा सामान्य बातों को हल्के फुल्के ढंग से, हल्के फुल्के ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इसकी रोचकता समाप्त नहीं हो या इसकी रोचकता नष्ट नहीं हो। तो यहाँ एक दो विशेषता और निकल करके हमारे सामने आती है कि इसमें विशेष बातों को नहीं लिया जाता, इसमें सामान्य बातों को लिया जाता है। और किस तरह से स्पष्ट किया जाता है उसको? बड़े हल्के फुल्के ढंग से और रोचक ढंग से। हल्का फुल्का और रोचक ढंग क्यों लिया जाता है? ताकि निबंध की रोचकता समाप्त नहीं हो, निबंध को लोग पढ़ें, इससे बोर नहीं हो, इससे उनके मन में ऊब पैदा नहीं हो, ऊब पैदा नहीं करे, इसलिए इसमें रोचकता बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये दो तीन विशेषताएं फिर इस एक विशेषता के अंतर्गत हमने ले ली। तीसरी जो विशेषता निबंध की निकल करके हमारे सामने आती है वो है भावों को आधार लेते हैं कि निबंध में एक साथ अनेक भाव नहीं लेते,
या अनेक भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती या नहीं की जाती, बल्कि इसमें एक ही विषय, एक ही विचार या एक ही अनुभूति का वर्णन होता है। एक ही विषय, एक ही विचार और एक ही अनुभूति का वर्णन होता है। इसीलिए इसमें सर्वत्र एकात्मकता और अन्विति पाई जाती है। इसलिए इसमें एकात्मकता और अन्विति पाई जाती है। अब देखिए यहाँ विशेषता निकल के आ गई है। निबंध में क्या होती है? एकात्मकता होती है और अन्विति होती है। क्यों होती है वो आगे पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें बहुत से भावों को साथ में नहीं लिया जाता, बल्कि या तो एक विषय लिया जाएगा, एक विचार लिया जाएगा, एक अनुभूति ली जाएगी। तो तीन महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो हमारे सामने निबंध की निकल करके आई है इधर। चौथी जो है वो होती है इसकी कलात्मकता पर। क्या होती है? निबंध में कलात्मक स्पर्श होता है। निबंध में कलात्मक स्पर्श होता है। यह स्पर्श आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का होता है। आंतरिक भी हो सकता है स्पर्श और बाहरी भी हो सकता है। और आंतरिक स्पर्श से उसमें श्रृंखलाबद्धता, क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्धता आती है और आत्माभिव्यक्ति को भी अवसर मिलता है। जब भीतरी स्पर्श दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो बात होगी वो ये होगी कि उसकी आत्मा को अवसर मिलता है प्रकट होने का, अभिव्यक्त होने का। तो आत्माभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ इस विशेषता में किया गया। तो निबंध में दो विशेषताएं, एक विशेषता और आ गई श्रृंखलाबद्धता। अब वो क्यों होती है वो भी हमें इस विशेषता में साथ में हमने कर दिया है स्पष्ट। पांचवी जो बात आती है वो है जो निबंधकार होता है उससे जुड़ी हुई, कि निबंध में निबंधकार को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर मिलता है। निबंधकार को निबंध में अपनी बात कहने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। क्यों मिलता है? उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण निबंध को एक सूत्रता में बांधता है। जब खुद को प्रकट कर रहा है तो इसका मतलब वैचारिक तौर पर उसका स्वयं का जो दृष्टिकोण होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, वह रख रहा होता है निबंध। और वह रख रहा होता है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसका स्वयं का होता है, दूसरे का नहीं होता। तो स्वयं का होता है तो वो निबंध को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। तो एक सूत्रता निबंध में होती है। और इसके लिए विचारों को अभिव्यक्ति का माध्यम, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम सुंदर और रोचक होना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत बात को, व्यक्तिगत अनुभव को निबंध के माध्यम से कह रहा है तो दूसरा उसको पढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि वह सुंदर भी हो और रोचक भी हो। वरना मेरी बात को सुनने का आपको क्या मतलब? वो अपने सौंदर्य से, वो अपनी रोचकता से आपको अपनी तरफ आकर्षित करे तभी तो पढ़ेंगे आप, यूँ नहीं पढ़ेंगे कोई भी। तो ये एक पांचवी विशेषता हो गई। इस पांचवी विशेषता में भी हमें कई चीज़ें आती है। जैसे निबंध में निबंध किसी लेखक का या रचनाकार का, निबंधकार का जो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। निबंध एक सूत्रता में बड़ी हुई रचना होती है, बंधी हुई रचना होती है। और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है रोचक और सुंदर होता है। ये तीन चार चीज़ें इस एक विशेषता के अंतर्गत आ जाती है। इसमें एक में इसलिए रखा है कि ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। छठी जो विशेषता है
निबंध की, वो बुद्धि और हृदय, विचार और भाव, इनसे जुड़ करके सामने आती है। वो कैसे कि निबंध में कविता की तरह बुद्धि की अपेक्षा, निबंध में कविता की तरह बुद्धि की अपेक्षा हृदय की प्रधानता होती है। ये हमारे पीछे कुछ विद्वानों ने कहा है, इसलिए ये विशेषता हमने ली। किसकी प्रधानता होती है? हृदय की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता होती है, यानी बुद्धि के बजाय हृदय की प्रधानता होती है। इसी से वह हृदय को प्रभावित करती है, बुद्धि को नहीं, हृदय को। इनका मानना है, हालांकि मेरा मानना इससे उल्टा है। निबंध में दोनों चीज़ें होती है। किसी निबंध में बुद्धि तत्व अधिक होता है तो किसी निबंध में भाव तत्व या हृदय तत्व अधिक होता है। इसी से वह हृदय को प्रभावित करता है। इसके साथ ही लेखक या निबंधकार अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी जो अनुभूति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए मूर्त विधान का आश्रय लेता है। मूर्त जो सामने दिखता हो, विधान का आश्रय लेता है, क्योंकि भाव सामने नहीं दिखते, उनको प्रकट करने के लिए मूल विधान, उदाहरण हमको लेने पड़ेंगे सामने से, मूर्त जो दिखते हैं। परंतु यह नितांत विचारहीन भी नहीं होती है। इसके बावजूद हमारे जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि हृदय तत्व इतना होते हुए भी निबंध नामक जो रचना है वो पूरी तरह से विचारहीन नहीं होती, बल्कि इसमें भी विचार होता है। तो यहाँ बात स्पष्ट कर दी है इन्होंने। पहले कहा था हृदय तत्व, अब ये कहते हैं कि नहीं, विचार तत्व भी इसमें होता है। तो हृदय और विचार तत्व दोनों का संतुलन इसमें पाया जाता है, ये हम मान के चलते हैं। इस पर चिंतन और मनन का विशेष प्रभाव होता है। भाव तत्व होते हुए भी, हृदय तत्व होते हुए भी इस पर चिंतन और मनन का पूरा प्रभाव होता है। एक सातवीं विशेषता और निकल करके आती है, वो क्या है कि निबंध, वो पीछे आ चुकी है लेकिन इनको हम अलग से यहाँ लेते हैं। निबंध की शैली, ये शैली से संबंधित है, रोचक, आकर्षक और सजीवता लिए हुए होती है। निबंध की शैली रोचक, आकर्षक और सजीवता लिए हुए होती है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब जो विभिन्न विद्वानों द्वारा बताई गई इन विशेषताओं को हमने जान लिया है, तो निश्चित तौर पर जब हम इन विचारों पर विद्वानों के मनन करते हैं तो संक्षेप में निबंध की विशेषताएं हमारे सामने आ जाती है। और निबंध की विशेषताएं जब हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है तो उसका एक स्वरूप भी हमारे सामने निकल करके आ जाता है। तो विद्वानों की इन सब निम्नलिखित विशेषता, ऊपर लिखित या ऊपर चर्चित हमारी जो विशेषताएं हमने देखी, उन पर विचार करते हैं तो निबंध किस तरह का निकल करके हमारे सामने है। निबंध आकार में या आकारगत लघुता, निबंध में आकारगत लघुता होती है, अर्थात निबंध आकार में छोटा होता है। निजीपन की विशेषता होती है, यदि मैं किसी विचार को व्यक्त कर रहा हूँ तो उसमें मेरे विचार जरूर आएंगे, मेरे सोचने का क्या नज़रिया है वो जरूर स्पष्ट होगा। व्यक्तिगतता, मैं जिन चीज़ों से प्रभावित होता हूँ वो आएगी। स्वच्छंदता, अर्थात निबंध किसी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं करता है। स्वतः पूर्णता, निबंध कभी भी अधूरी रचना नहीं होती, निबंध अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसे तो पूर्ण की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए यहाँ पूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि स्वतः पूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो जिस विषय को लेकर के चलता है उस विषय पर पूर्ण होता है। रोचकता, सजीवता, स्वगत भावाभिव्यक्ति, स्वगत भावाभिव्यक्ति, औपचारिकता का अभाव,
जैसे पहले स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ औपचारिकता का अभाव भी इसमें साथ में चलता है। भावों एवं विचारों का गुम्फन, अर्थात बहुत सारे भाव विचार, इसमें कुछ लोगों का एक मानना है, कुछ कहते हैं नहीं, एक ही भाव और एक विचार लेके चलता है। हास्य एवं व्यंग्य, इसमें हास्य व्यंग्य भी है। भाषा एवं अर्थ विधान की चुस्ती, इसमें भाषा की और अर्थ की, जो अर्थ का जो विधान किया जाता है उसकी चुस्ती पाई जाती है, बिखरावपन नहीं होता। ये सब विशेषताएं पाई जाती है और इन सब विशेषताओं के कारण हम कह सकते हैं कि यही निबंध का वास्तविक स्वरूप होता है। अर्थात निबंध छोटा होता है, निजीपन लिए होता है, व्यक्तिगतता होती है, स्वच्छंदता होती है, सजीवता होती है, रोचकता होती है, स्वगत भावाभिव्यक्ति होती है, औपचारिकताओं का इसमें अभाव होता है, भावों और विचारों का इसमें गुम्फन होता है, हास्य और व्यंग्य की बात भी इसमें की जाती है, भाषा और अर्थ दोनों का विधान जो है वो एकदम से बंधा हुआ होता है, बिखराव इसमें नहीं होता, वही रचना निबंध कहलाती है। अब विशेषताओं को जानने के बाद कोई हमसे कहे कि निबंध कैसा होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि निबंध ऐसा होता है। ये एक छोटी सी गद्य रचना होती है। छोटी का मतलब ये नहीं कि 4 पंक्तियों की होगी, तुलनात्मक छोटी रचना होती है। उपन्यासों के, महाकाव्यों के, नाटकों के, उन सब की तुलना में छोटी रचना होती है। तो आज हमने निबंध की परिभाषा, निबंध का स्वरूप, निबंध की विशेषताएं, इन सब के बारे में जान लिया है। कोई भी पूछे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि निबंध क्या है। लेकिन अभी भी हमारे भीतर लगता है कि निबंध के बारे में कोई कमजोरी रह गई है। कैसे? मान ले अभी हमसे कोई पूछ ले कि निबंध के तत्व कौन से होते हैं, या निबंध किन किन से मिलके बना होता है, या निबंध किन तत्वों से, या ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिससे मिलकर के निबंध हमारा बनता है, वो अभी तक हम स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अगले व्याख्यानों में हम इस पर चर्चा करेंगे कि निबंध के कौन कौन से तत्व होते हैं। इनके बारे में भी अलग अलग विचार लोगों के हैं। कुछ आमतौर पर हम जो निबंध के तत्व लेते आए हैं वो तो 3 तत्व जो है हम लेते आए हैं। कौन कौन से? निबंध में आमतौर पर प्रारंभ होता है, मध्य भाग होता है और समापन होता है। जैसे प्रस्तावना प्रारंभिक स्थिति हो गई, उपपत्ति या विषय प्रतिपादन इसका दूसरा हिस्सा हो गया, और उपसंहार इसका तीसरा हिस्सा हो गया। तो इस तरह 3 माने जाते हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई आधार पर यदि इसका विभाजन तत्वों का किया गया है तो वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ आज के लिए यहाँ मैं विराम देता हूँ इस बात को। जय हिंद, जय भारत।